Good morning. Today is 28 October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. Before discussion of articles, एक important information. कई बार टेलीग्राम पर ये नोट्स शेयरिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वेबसाइट पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या फिर आपके साथ अगर शेयर करने होंगे तो उसमें आसानी रहेगी। और दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन PDF या फिर रिटन आर्टिकल्स शेयर यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। तो ओनली IAS जो वेबसाइट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आपको वेबसाइट खुलेगी। तो यहाँ पे आप साइड में जो है बार, इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए साइड में। तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपको अपनी ईमेल आईडी पर नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब हम आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो BS येदियुरप्पा से रिलेटेड है। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। तो ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, ये नई डिस्कशन करने लायक है। और जो दूसरा आर्टिकल है ये वेनेजुला का आर्टिकल है। वेनेजुला में आजकल एक रेफरेंडम चल रहा है, ये देख लीजिए। वेनेजुला देख लीजिए आप। वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन की कंट्री है और इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर ब्राज़ील से ऊपर है वेनेजुला। तो ये ज्योग्राफी में लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ये देखिए जीरो लाइन है जो हमारी इक्वेटर है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इक्वेटर से वेनेजुला पास होता है क्या नहीं होता। और 23 यानी लाइन ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर कैंसर से कौन कौन से कंट्रीज पास होते हैं। तो ये हमेशा आप देख लीजिए। तो यहाँ से इक्वेटर से वेनेजुला नहीं पास होता। तो कंटेक्स्ट क्या है रेफरेंडम का? देखिए वेनेजुला में एक रेफरेंडम चल रहा है। वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक कैओस क्रिएट हो गया है और जो अभी के प्रेसिडेंट हैं मुड्रो, ये हाईली अनपॉपुलर हो गए हैं और अपोजिशन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन रेफरेंडम अभी बीच में ही था कि कोर्ट ने अभी उस रेफरेंडम पर रोक लगा दी गई। तो देख लीजिए, थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं इस पर। 3 प्रोसेस होती है वेनेजुला में रेफरेंडम की। पहली स्टेज में तो 1% वोट चाहिए 24 स्टेट्स के अंदर में और 2 लाख वोट मिलते ही यानी फर्स्ट स्टेज पार हो जाएगी। दूसरी स्टेज में 20% वोट चाहिए हर एक 24 स्टेट्स में, यानी वहाँ 24 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट में 20% वोट चाहिए। अगर ये स्टेज पार हो गई तो रेफरेंडम होगा। फिर अभी इस स्टेज से पहले ही कोर्ट ने रोक लगा दी। वहाँ पे कोर्ट्स ने एक बैन लगा दिया क्योंकि एलिगेशंस था इन पर कि फर्स्ट स्टेज में ही रॉन्ग प्रैक्टिसेस का यूज़ किया गया है। यानी ये स्टेज पार करके वो सेकंड स्टेज को पार करने ही वाले थे कि कोर्ट ने बैन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने पहली स्टेज में उन पर आरोप लगा कि गलत प्रैक्टिसेस को अपनाया गया पहली स्टेज को पार करने के लिए। अगर दूसरी स्टेज पार हो जाती तो तीसरी स्टेज पर वहाँ पर रेफरेंडम होता। रेफरेंडम के बारे में हमने आर्टिकल एक ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वो इंडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो याद कीजिए, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। मैं आपको थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट उसके याद करवाता हूँ। रेफरेंडम इंडिया में लाया जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा और दूसरा ये वोटर्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी वोटर्स को एजुकेशन आएगी। उनको पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ का, जैसे आधार कार्ड पे अगर लाते हैं तो उनको आधार कार्ड के फ़ायदे नुकसान का पता लगा। तीसरी बात ये थी, एक लेजिटिमेसी आएगी, यानी अब इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं, कोई पाकिस्तान के साथ डील करने वाले या फिर और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, अगर वो जनता से होकर आते हैं तो एक डेफिनेटली लेजिटिमेसी आएगी उन डिसीजंस में। और भी जैसे नहीं आना चाहिए उसका भी एक रीजंस थे, कोस्ट थी और दूसरा जनता टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता, कैपेबल नहीं होते और बार बार किस मुद्दों पर ला जाए, कैसे लाया जाए, इन पर भी वाद विवाद था। तो एक जल्दी से रिवाइज कर लिया हमने, क्योंकि हमारा मेन डिस्कशन यही है कि मेन मोटिव यही है कि हम डिस्कशन करते हैं तो सब कुछ आपको याद रह जाए और सुन के याद हो जाता है, एग्जाम में थोड़ा पॉइंट लिख को। देखिए अगला जो आगे इसमें वेनेजुला का जो पॉइंट्स थे, एक अब क्या है, मीडिएशन चल रही है वेटिकन्स द्वारा। वेटिकन्स मीडिएशन करवा रहे हैं ओपोजिशन के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। वेनेजुला का आपको पता होगा, नहीं तो डिस्कस कर लेते हैं। वेनेजुला एक सोशलिस्ट कंट्री है। उनका जो मेन फोकस रहता है उनका सोशल वेलफेयर पे रहता है। सोशलिस्ट कंट्रीज़ का जो फोकस रहता है वो वेलफेयर पर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा डिपेंडेंट ऑन ऑयल है। उनकी इकोनॉमी जो है ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और लेकिन अब दिक्कत क्या है, आजकल आपको पता होगा कि ऑयल के रेट हैं, ऑयल के प्राइसेस पूरे वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। तो ऑयल पे डिपेंडेंट उनकी कंपनी है और ऑयल के प्राइसेस ही डाउन है। तो एक लेवल के बाद में उनकी इकोनॉमी चरमरा गई है, इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही है। इसलिए जो मदुरो इनके जो है, देखिए इससे पहले जो अभी फिलहाल के करंट प्रेसिडेंट है मदुरो, उनसे पहले सैवेज थे। उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। जो सोशल वेलफेयर का मॉडल है वो तो वैसे ही चला था, लेकिन उन्होंने इसको पीक पर पहुंचाया। अब जब भी ये सोशल वेलफेयर का मॉडल होता है तो सब्सिडीज़ दी जाती हैं।
यानी जनता को। अपने इंडिया में भी देख लीजिए, आप इंडिया में भी कई चीज़ों में आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देख लीजिए और फूड टू राइट एक्ट देख लीजिए, यहाँ पे इंडिया द्वारा गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जब भी सब्सिडी दी जाती है तो वहाँ पर एक लेवल तक करप्शन आ ही जाता है, तो वहाँ भी करप्शन आ ही गया और करप्शन आ गया। ऑयल के प्राइसेस अब हाई थे, तब तक तो सब ठीक था, कोई बात नहीं भाई, बहुत पैसा है, ऑयल से पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जबकि प्राइसेस डाउन हो गए तो अब आपके पास पैसा नहीं है, अब कर्जा चढ़ गया, आपके पास कर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, तो आपने नोट छापे, यानी कर्जा हो गया तो इन्होंने सोचा कि हाँ भाई नोट प्रिंट कर लेते हैं तो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। लेकिन नोट प्रिंट करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है नोट छापने से। एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए अभी मार्केट में लिमिटेड रुपए हैं, अभी मार्केट में 100 रुपये के नोट हैं, 100 रुपये के नोट में किसी किसी के पास में है तो लिमिटेड चीज़ें वो खरीद सकते हैं। एक अगर आप सोचते हो कि 100 की जगह आप नोट प्रिंट कर लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी, अगर 900 रुपये के और नोट प्रिंट कर लिए तो अब टोटल मार्केट में 1000 रुपये के नोट हो गए। अब चीज़ें यानी प्रोडक्ट्स तो उतने ही है ना मार्केट में, पहले 100 रुपये से वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे तो अब 1000 से वही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो अब देख लिए 1000 से वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई लगाइए आप, तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आप वही प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो नोट ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन आती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मतलब ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी मर्जी के नोट्स क्यों नहीं छाप लेती, इसीलिए तो नहीं छापती कि इन्फ्लेशन आ जाती है। अब वहाँ रिफॉर्म्स चाहिए, देखिए वेनेजुएला में अगर करना है तो रिफॉर्म्स चाहिए, उनको अपनी करेंसी स्टेबलाइज करनी होगी, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल उनकी करेंसी है, ऊपर नीचे हो रही है, और जो बेकार की सब्सिडीज़ हैं उनको हटाओ, रैशनलाइज करो सब्सिडीज़ में, ये बार बार मांग इंडिया में भी उठती है। और एक आर्टिफिशियल कंट्रोल करते हो जो आप डिमांड एंड सप्लाई पर, उसे बंद कीजिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई को होने दीजिए मार्केट फोर्सेस के बेस पर। तो डेफिनेटली ये सजेशन इनको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़िए, अभी सोशलिस्ट कंट्रीज का ज़माना नहीं है, मतलब इन एक्सप्लिसिट सिग्नल आप कह सकते हैं यहाँ पे एडिटर के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये है, ये लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला जैसा हमने डिस्कस किया एक सोशलिस्ट कंट्री है और ये जो सजेशंस हैं ये कैपिटलिस्ट कंट्री के हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता करना होगा अपोजिशन के साथ में, यानी दोनों को, अपोजिशन और सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी इस विवाद को सुलझाया जा सकता है और वेनेजुएला की जो डामाडोल सिचुएशन है उसको ठीक किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल, बीच का आर्टिकल जो बड़ा आर्टिकल है ये वाला, ये देखिए ये बड़ा आर्टिकल है बीच वाला। अब इस आर्टिकल में आपको कंटेक्स्ट तो पता ही होगा, अभी पिछले दिनों ट्रिपल तलाक पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है। पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस डिबेट को ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इसे ट्रिपल तलाक की जो प्रक्रिया है और जो प्रथा है इसको बैन किया जाए। और सेंटर ने अब जो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इन्होंने कहा कि ये जो 3 प्रैक्टिसेस हैं, एक ट्रिपल तलाक की, एक निकाह हलाला की और पोलीगैमी यानी बहुविवाह, इन पे कंसीडर किया जाना चाहिए। सेंटर ने ये एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को, कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप इन तीनों प्रथाओं को कंसीडर कीजिए और एक अपनी राय इन तीनों प्रक्रियाओं पर दीजिए। ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पोलीगैमी, ये तीनों की तीनों मुस्लिम धर्म में अपनाई जाने वाली प्रथाएं हैं। और अब क्या है, सेंटर ने ये क्यों कहा, बिकॉज दे ऑल आर अगेंस्ट द जेंडर जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी एंड इक्वलिटी। ये सब जेंडर जस्टिस और इन सब के खिलाफ है, यानी ह्यूमन की डिग्निटी हर्ट होती है, एक असमानताएं हैं महिलाओं के लिए और मेल में, ये सब चीज़ें, इसलिए इन पे कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। अब देखिए है क्या, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बेसिक सा रिवाइज हो जाएगा आपको। ट्रिपल तलाक तो एक शरिया लॉ है जो कि मुस्लिम धर्म में यूज़ में लाया जाता है। इसमें होता क्या है, 2 देखिए अलग अलग इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। एक तो इंटरप्रिटेशन ये है ही, एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर मेल फीमेल को यानी अपनी वाइफ को 3 बार तलाक कहे, तलाक तलाक तलाक, तो उसको तलाक हो जाएगा, यानी कभी फ़ोन पे भी दिया जा सकता है ऐसा। मतलब काफ़ी एम्बिग्यूटी इस पर है, अलग अलग विचार लोगों के इस पे हैं। और दूसरा निकाह हलाला, निकाह हलाला भी एक शरिया लॉ है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर वाइफ को हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है तो उस वाइफ को जिसको डाइवोर्स दिया गया है उसको एक दोबारा अलग बंदे से रीमैरिज करनी होगी, और जब तक कि उसका दूसरे वाला हस्बैंड अगर मर ना जाए या उसको डाइवोर्स ना दे दे तो पहले हस्बैंड से दोबारा रीमैरिज नहीं हो सकती। कुछ इस तरह का है, थोड़ा तो कन्फ्यूजिंग है। और अब क्या है अब तीसरा जो मुद्दा है, पहला था ट्रिपल तलाक का, दूसरा निकाह हलाला और तीसरा था पोलीगैमी यानी बहुविवाह। अब क्या है,
देखिए हाँ, थोड़ा तो इससे पहले एक और पॉइंट है। सेंटर ने ये इग्नोर कर दिया कि समीर अमीन केस है, समीर आरा केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इंस्टेंट तलाक को बैन कर दिया है, और अगर इंस्टेंट तलाक को बैन ऑलरेडी कर दिया है तो इससे जो निकाह हलाल है वो तो ऑलरेडी डीलेजिटिमाइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों लिंक्ड हैं। तो एक ये पॉइंट है। और अब आगे पॉइंट आता है पॉलीगैमी का। देखिए पॉलीगैमी दो तरह के हो सकते हैं। पॉलीगैमी होता है बहुविवाह, या तो एक जो हस्बैंड है उसकी काफ़ी सारी वाइफ्स हों तो इसको तो कहते हैं पॉलीगनी, और अगर एक वाइफ जिसके काफ़ी सारे हस्बैंड्स हों जैसे द्रौपदी महाभारत में तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्री, और अगर एक हस्बैंड के काफ़ी सारी वाइफ्स तो उसको कहते हैं पॉलीगनी। ये तो होता ही नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है इस्लाम में और या कहीं भी, और ये ज़्यादा मिसयूज़ किया गया इसको पॉलीगनी को। क्यों देखिए अब इसका कंटेक्स्ट क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये मतलब काफ़ी बार हमें पता नहीं होता। कुरान में बार बार कहा जाता है कि इस्लाम कहता है कि यानी जो मौलाना लोग हैं और ये जो हैं इस्लाम के प्रीचर्स हैं, कई बार ये कहते हैं कि इस्लाम में कुरान में अलाउड है पॉलीगनी, यानी एक हस्बैंड के काफ़ी सारी वाइफ्स हो सकती हैं, ये कुरान में कहा गया है। लेकिन वो गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो उस कंटेक्स्ट को, वो उस सर्कमस्टांसिस को इंटरप्रेट नहीं करते जिस टाइम पर ये कुरान में लिखा गया था। देखिए जब इस्लाम धर्म नया नया आया था, यानी नेसेंट स्टेज में था और शुरू की बात है ये, उस पर क्या था, एक हैवी कैजुअलिटीज़ हुई थी मदीना में। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है, यहाँ पे हैवी कैजुअलिटीज़ मुस्लिम की हुई थी अपने धर्म इस्लाम को बचाने के लिए। और तब क्या हुआ था, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे और बहुत ज़्यादा मुस्लिम मैन की डेथ हुई थी। ऐसी सिचुएशन में ताकि जो विडोज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी विधवा महिलाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी और चिल्ड्रंस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, उस टाइम पर कुरान में लिखा गया था कि इन सर्कमस्टांसिस में तब की उनकी विधवाओं की टेक केयर करने के लिए पॉलीगनी अलाउड है, यानी एक हस्बैंड काफ़ी सारी वाइफ्स रख सकता है ताकि इन विधवा महिलाओं की केयर की जा सके और इन चिल्ड्रंस की केयर की जा सके, इनकी प्रॉपर्टी की केयर की जा सके। ये कंटेक्स्ट था, ये सर्कमस्टांसिस थी। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, इंटरव्यू के लिए काफ़ी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक चीज़ का हो सकता है एग्ज़ाम में यूज़ हो या ना हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके चक्षु खोलती है, आपके दिमाग के यू कैन से लेट नर्व्स को खोलती है। आगे इनका यूज़ किया जा सकता है, इनडायरेक्ट इनका यूज़ किया जा सकता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बारी। सर्कमस्टांसिस ऐसी थी इसलिए कुरान में लिखा गया था कि पॉलीगनी अलाउड है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विधवाएं महिलाएं हो गई थी और मुस्लिम मेल्स की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। इसलिए इन महिलाओं की, विधवा महिलाओं की और चिल्ड्रंस की केयर करने के लिए कुरान में लिखा गया था कि हाँ पॉलीगनी अलाउड है। तो ये बात थी। अब देखिए अभी तो कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो कुरान में जो लिखा गया था वो एक प्लेजर के लिए नहीं लिखा गया था, एंजॉय के लिए नहीं लिखा गया था, वो उनकी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस थी। कुरान में तो ये दूसरी जगह ये भी लिखा गया था, इसको तो इंटरप्रेट नहीं करते जो इस्लाम के सो कॉल्ड प्रीचर्स हैं। वो कहते हैं कि मैरिज एक इमोशनल बॉन्डिंग है, मैरिज एक इमोशनल बॉन्डिंग है और ये एक मैन और एक वुमेन के ज़्यादा हो ही नहीं सकती, यानी इमोशनल बॉन्डिंग सिर्फ एक मैन और एक वुमेन के बीच में ही हो सकती है। मतलब इस तरह कुछ एडिटर लिख रहे हैं। अब आप इराक की केस स्टडी थोड़ा ही है, इसको एग्जाम्पल को कंसीडर कर लीजिए। इराक में 2001 से वार चल रहा है। 2001 से जब से यूएस ने वहाँ पे अटैक किया, एक लंबा वार वहाँ पे चला हुआ है 2001-2003 तब से, और मिलियंस विडो अब वहाँ पे हैं, बहुत सारी विधवाएं महिलाएं वहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी हैं। तो वहाँ की जो इराक की सर्कमस्टांसिस हैं, इराक की सर्कमस्टांसिस अभी सेम हैं जैसी सर्कमस्टांसिस का उल्लेख कुरान में किया गया है। लेकिन अब इंडिया में तो कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस है नहीं बिल्कुल भी, इंडिया में तो सब कुछ ठीक ठाक है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसको बैन कर देना चाहिए जो ट्रिपल तलाक की प्रथा है, ऐसा एडिटर कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी सजेशन देते हैं कि कंप्लीट बैन इस पर नहीं होना चाहिए, यानी कंप्लीट बैन एक इस पर नहीं होना चाहिए और एक रिस्ट्रेंट होना चाहिए, रिस्ट्रेंट और इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इस पर। क्यों, इसका भी एक कारण देते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंकेट बैन या कंप्लीट बैन अभी फिलहाल की सर्कमस्टांसिस को देखते हुए पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ रिस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाए और बाद में इसे देखा जाए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बायोगेमी इन हिंदूज। हिंदू में देखिए, वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और IPC 494 इन दोनों में बैन है। हिंदू में एक विवाह से ज़्यादा हिंदू नहीं कर सकते, हिंदू मेल 2 वाइफ्स नहीं रख सकते, तो ये कंप्लीटली बैन है और कानून के विरुद्ध है, इलीगल है। लेकिन सेंसस 2011 तो कुछ अलग ही संकेत करता है।
सेंसस 2011 के अनुसार जो मैरिड वुमेन की संख्या है वो मैरिड मैन से ज़्यादा है। ये तो तभी हो सकता है जब एक हस्बैंड की ज़्यादा वाइफ्स हों, ऐसा एडिटर कहते हैं, एडिटोरियल वाले जो लिखने वाले कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों है कि ज़्यादा महिलाएं मैरिड हैं, यानी एक जो मेल है उन्होंने ज़्यादा शादी की है, फिर भी ऐसा रोक कानून इस पर लगाम नहीं कसता। क्योंकि इसका रीज़न ये देते हैं कि सेक्शन 198 यह कहता है कि कोर्ट तब तक कोग्निजेंस नहीं ले सकता तब तक कि जबकि विक्टिम है वो कोर्ट के पास या फिर कानून के पास नहीं जाता कि मेरा अत्याचार किया गया और मेरे साथ अन्याय किया गया है। यानी जब तक विक्टिम नहीं जाएगा तब तक कोर्ट कोग्निजेंस या उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। और हिंदूज़ में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। हिंदूज़ में सिचुएशन कैसे ख़राब है? देखिए, हिंदूज़ में हस्बैंड चोरी छुपे दूसरी शादी कर लेते हैं, चोरी छुपे दूसरी शादी कर तो लेते हैं, लेकिन अब ये कानून के द्वारा मान्य है नहीं। तो दूसरी जो शादी होती है वहाँ तो महिलाएं और भी ज़्यादा पिसती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इक्वल राइट्स, सामान्य अधिकार नहीं मिल पाते फर्स्ट वाइफ के जितने। तो ऐसे उनका आर्टिकल नंबर 14 याद कीजिए, राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल नंबर 21 याद कीजिए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये दोनों हर्ट होते हैं। अब देखिए, अब कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस पर डियोंटोलॉजिकल व्यू लिया है। डियोंटोलॉजिकल व्यू क्या होता है? ये हम एथिक्स में पढ़ते हैं। वो होता है जिसमें ह्यूमन डिग्निटी और कंसिस्टेंसी हो। सिंपल से एथिक्स जब डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। डोगा वर्सेस डोगा केस 2004 और 2013 केस में, दोनों केसेस में डियोंटोलॉजिकल व्यू लेते हुए कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जस्टिफाइज, उन्होंने मेंटेनेंस जो दी जाने वाली है सेकंड वाइफ को, उसको जस्टिफाई किया और उसको भी उनके राइट्स मिलने चाहिए और उनके अधिकार मिलने चाहिए। इस पूरे का पूरे आर्टिकल का क्रक्स क्या निकलता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्रक्स है इसका। क्रक्स ये निकलता है कि ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए हिंदूज़ में ये ऑलरेडी बैन है, लेकिन वहाँ अभी भी कंटिन्यूस हैं और वो फेल हो गया है हिंदूज़ में। तो पहले तो हिंदूज़ में जो फेल हुआ है उसके काजिज़ को कंसिडर कीजिए, वहाँ क्यों फेल हुआ है। अगर उन काजिज़ को अभी यहाँ रेक्टिफाई नहीं किया और मुस्लिम्स में उन काजिज़ को बिना रेक्टिफिकेशन के अगर मुस्लिम्स में भी बैन कर दिया तो एक मुस्लिम्स में एक कन्फ्यूजन हो जाएगी और वहाँ भी वो चोरी छुपे जारी रहेगा और चोरी छुपे जो सेकंड वाइफ है उसके राइट्स का हनन होगा। इसलिए मुस्लिम्स में अभी नहीं होना चाहिए। एक पहले काजिज़ को कंसिडर करो कि हिंदूज़ में क्यों फेल हुआ और वहाँ पर क्या लेकुनाज हैं, उन लेकुनाज को रेक्टिफाई करो मुस्लिम्स में बैन करने में, तभी होगा। नहीं तो मुस्लिम्स का और जो वुमेंस का और ज़्यादा अत्याचार होगा, उनके साथ और ज़्यादा इनजस्टिस होगा। तो अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल का कंटेक्स्ट है सर्जिकल स्ट्राइक्स। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान में यूरी अटैक के बाद में, और जो जयशंकर है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके सामने उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करके ये पॉलिटिको मिलिट्री मैसेज दिया हमने, यानी पॉलिटिकल और मिलिट्री मैसेज पाकिस्तान को दिया है। इवन हमारे पीएम ने कंपैरिजन किया इसको इजराइल के साथ में, लेकिन उन्होंने इजराइल के साथ में कंपैरिजन करने में इस मैसेज को ज़्यादा ही एम्पलीफाई कर दिया। और देखिए इजराइल ने 1981 में एक सर्जिकल स्ट्राइक किए थे जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, F-16 जो लड़ाकू विमान हैं और एयरक्राफ्ट हैं उनसे बमबारी करी। दो टन के 16 बॉम्ब्स उन्होंने गिराए। कहाँ गिराए? ओजीरक समथिंग लाइक दिस, एक प्लेस है यहाँ पे इराक में, और उन्होंने उस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया 3 दिन पहले जबकि वो फाइनल प्रोडक्शन देने वाला था। और इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कुछ थी इजराइल की। अब देखिए ये ओजीरक है, यहाँ पर ये इजराइल है। तो यहाँ पे बम धमाके किए गए 1981 में, क्योंकि जो सद्दाम हुसैन थे उस टाइम पर, सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर बम बनाने वाले थे, मतलब उस न्यूक्लियर बम की प्रक्रिया में लगे हुए थे बम बनाने की। तो इजराइल को खतरा था, अगर न्यूक्लियर बम वहाँ पर बन जाता तो देखिए आप, इजराइल को खतरा था, इवन पूरे मिडिल ईस्ट को खतरा था। कुवैत पर बाद में उन्होंने हमला किया तो कुवैत में भी यूज कर सकते थे 1991 में अगर बन जाता तो ये सभी कारणों से इजराइल ने 1 साल तक प्लानिंग करी। इजराइल तक प्लानिंग और बेगिन कुछ इनका नाम है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस चीज़ के लिए। उससे पहले देखिए सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले इजराइल ने 1981 में इराक में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उससे पहले उन्होंने टारगेटिंग किलिंग की, यानी जो इराक के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको असैसिनेशन किया गया, उनको असैसिनेट किया गया, एक एक करके मारा गया। तो उन्हें काफ़ी यानी 10-12 लोग उन्होंने वहाँ पर मारे। और स्पाई यानी जासूस भी यूज किए गए कि किस स्टेज पर है, कैसे चल रहा है। और देखिए ये जो स्ट्राइक था वो मदर ऑफ ऑल सर्जिकल स्ट्राइक्स था। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे
उस न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाया गया, यानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को उड़ाया गया, कि उसकी साथ वाली बिल्डिंग को भी, एडजेसेंट जो कॉम्प्लेक्स था उसको एक उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, यानी साथ वाली बिल्डिंग्स न्यूक्लियर की जिसमें वो अनटच्ड थी, यानी न्यूक्लियर लीकेज भी नहीं हुई, वहाँ पे वो खतरा था उसको भी दूर कर लिया गया। और इराक का कोई भी रडार, जो इजरायली लड़ाकू विमान है, उनको आप देखिए रोकना तो दूर, उनको यू कैन से दैट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उनको पता ही नहीं लगा। अब ये कुछ आर्टिकल कुछ है, टेढ़ा मेढ़ा आर्टिकल है ये। और उसके बाद में एकदम से वो आते हैं टेररिज्म पर। वो कहते हैं कि इंडिया आजकल ज़्यादा फोकस कर रहा है टेररिज्म पर, और हर एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे ब्रिक्स में अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज मदरशिप्स ऑफ ऑल टेरर्स, और यूएन में इन्होंने कहा कि आईवी लीग है पाकिस्तान, और एशियान, G20, हर एक मुद्दे पर भारत ने टेररिज्म के मुद्दे को उठाया। बट इससे चाइना पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। चाइना अभी भी मसूद अजहर, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, और इंडिया इसको यूएन में रेजोल्यूशन पास करके इसको इंटरपोल या फिर उस हिट लिस्ट पे लाना चाहता है, और चाइना बार बार अपनी वीटो का यूज़ करके पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और मसूद अजहर को मसूद अजहर पर रेजोल्यूशन पास होने ही नहीं देता। तो फिर दोबारा से वो इजराइल पर आते हैं। वो कहते हैं देखिए इजराइल ने डिनाई कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। उस टाइम पर जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तो इजराइल ने डिनाई किया, इजराइल ने कहा कि नहीं हमने नहीं किए, इजराइल ने क्लेम किया कि नहीं इन्होंने किए हैं। और अब इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में तो ज़्यादा ही उल्टा हो गया। इंडिया में जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए यानी इंडिया ने, वो तो यस कर रहा है, वो तो कहता है कि हाँ हमने किए। जिस पर हुए पाकिस्तान वो मना कर रहा है कि हुए ही नहीं, यानी उल्टा हो गया इस केस से। तो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो कंसेप्ट है वो गोलमाल हो गया है। मेन यही आर्टिकल में कुछ खास है नहीं, यही था। अब एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये देखिए यहाँ पर सेकंड जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले, ये था सर्जिकल स्ट्राइक्स का आर्टिकल, और ये आर्टिकल जजिस पे आर्टिकल है। ये आर्टिकल है वो जीएसटी पे है। देखिए जीएसटी पे ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और जीएसटी अभी तक तो फाइनल रूप में भी नहीं है। जब फाइनल फॉर्म में आएगा तो हम अभी डिस्कस और भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक लेवल के बाद में मेरी तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का या 12.5 मार्क्स का, जितना भी क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप कम से कम 20 आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो तो कॉस्ट बेनिफिट इसकी कम हो जाएगा। तो आप पढ़िए इसको ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। कोई एक आधा पॉइंट आपको 2-3 पॉइंट अच्छे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो निकाल लीजिए। ऐसे नहीं कि आप इसको बिल्कुल हर एक जीएसटी का आर्टिकल को जितने भी आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, मिंट में, आप बिल्कुल उस पर पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रेथ ज़्यादा चाहिए। देखिए इशू कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई भी इशू हो छूटना नहीं चाहिए। ब्रेथ मतलब छोटे से छोटा इशू को हम थोड़ा ऐसा हमारा तैयार होना चाहिए, उसको 10 मार्क्स से 12 पॉइंट मार्क्स से हम अपना बेस्ट अटैम्प्ट दे सकें। इस तरह से हमारा हर एक इशू तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर हम जीएसटी पे हमको 200 मार्क्स का 300 मार्क्स का ऐसे लिखना है। तो देखिए अब इस अगला जो ये वाला आर्टिकल है, नीचे वाला आर्टिकल जजेस की परफॉर्मेंस को वाला, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? देखिए अभी जो गुजरात का लॉ डिपार्टमेंट था, लॉ डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट पर एक काफ़ी सारे जजेस को रिटायरमेंट दे दी, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी कि आप रिटायर हो जाइए। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट को लगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है लोअर जुडिशरी की, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अनसेटिस्फाइड है, अच्छी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस। तो कौन कौन से इश्यूज़ यहाँ पे उठते हैं, इश्यूज़ की कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज़ किया जाना चाहिए जजेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, टाइमली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या एक्शन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो लिया जाना चाहिए। अब देखिए फ़िलहाल क्या प्रोसीजर यूज़ होता है। फ़िलहाल तो ये प्रोसीजर यूज़ होता है कि एक जो सीनियर जज है, यानी लोअर कोर्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उनका सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो लोअर जजेस होता है। उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR रिपोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो होती है वो लिखता है। अब लेकिन उसके बेस पे इवेलुएट की जाता है इसको परफॉर्मेंस को। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली होता क्या है, ये तो कागजों में होता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, ना तो इस जो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और ना ही ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कुछ भी लिख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट में ने पूछा रजिस्ट्रार से कि आपने क्यों इस जज की रिपोर्ट में ये लिखा है कि इनकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है। तो मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट तरीका ये नहीं है बिल्कुल भी। और लॉ मिनिस्ट्री ने भी पिछले दिनों माना कि एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए जजेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। तो अब देखिए कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, ये तो एक स्टेट की बात हुई ACR रिपोर्ट, और कई स्टेट्स में अलग अलग तरीके यूज़ होते हैं, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पर। ये
हायर जजेस के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है, वहाँ भी एक तरीका होना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। देखिए अगर परफॉर्मेंस अच्छे से एनालाइज होगी तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक अकाउंटेबिलिटी का भाव उन पर रहेगा जजेस पे कि हाँ भाई हम पे भी अकाउंटेबिलिटी है, हमें अच्छे से परफॉर्म करना होगा, और उनकी वर्किंग और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी। तो ये फ़ायदे होंगे। अब देखिए यूएस में 50 स्टेट्स हैं और कई स्टेट्स में 50 स्टेट्स में जो यूएस है जुडिशियल परफॉर्मेंस इलेक्शंस होते हैं। ये होते क्या हैं, इसमें क्या होता है, हर जो लोअर जजेस होते हैं उनके क्या होते हैं, इन्फॉर्म्ड वोटर्स, वो इलेक्ट करते हैं, वो जजेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और कि इनको दोबारा रखा जाए या नहीं रखा जाए, यानी रिटेन किया जाए या नहीं किया जाए। इवन ईयू में, यूरोपियन यूनियन में भी पीरियडिक इवेल्यूएशन होता है, तो हर जगह कुछ ना कुछ इवेल्यूएशन का भाव होता है। अब देखिए किन पैरामीटर्स पर इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि जुडिशियल डिस्पोजल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो 4-6 महीने में एक ही केस को डिस्पोज कर रहा है जज। और देखिए होता क्या है, छोटी जो लोअर जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी में ना ये हमारे स्टेट्स करते हैं, यानी पीसीएस इलेक्शन जैसा वहाँ पे होता है। जैसे हमारे जो छोटे टेस्ट होते हैं ना पीसीएस के, वैसे ही जजेस को पीसीएस के टेस्ट पे इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी करप्शन बहुत ज़्यादा चलता है, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जजेस को, मतलब कई बार, सब नहीं जजेस, कई बार जजेस को ना जो करप्शन से सिलेक्ट होते हैं उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, इतनी नॉलेज उनको नहीं होती है। तो क्या करते हैं, वो केस सिर्फ अर्जा करते रहते हैं। उनको डर लगता है कि कोई डिसीजन दे दिया, कुछ ऐसा डिसीजन आ गया कि फंस गए, तो इसलिए वो जानबूझ के वही करते, टरकाते रहते हैं। तो ये देखेंगे कि जस्टिस को जो कितने जजेस, कितने केसेस डिस्पोज किए हैं, दूसरा कितनी कॉस्ट आई है एक केस को डिस्पोज करने में, और बजट, कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं देखिए पैरामीटर्स मतलब। और ये बहुत क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। ये वही बात दोबारा से जो पॉइंट्स थे ऊपर वाले सेम। और कितने केसेस डिस्पोज किए, क्वालिटी कैसी है जजमेंट की, यानी जो जजमेंट दी गई है ऐसी एक्सट्रीम टाइप की तो नहीं है या फिर इलॉजिकल तो नहीं है, और जज को नॉलेज कैसी है लॉ की, यानी कितना लॉ का पता है और कितनी नॉलेज है और जानकारी है, और लॉजिकल रीजनिंग यूज़ की है कि नहीं, और बिहेवियर कैसा है वकीलों के साथ में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके पैरामीटर्स हैं। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। रेट ऑफ डिस्पोजल यानी कितने केस डिस्पोज किए हैं, क्वालिटी कैसी है जजमेंट्स की, और नॉलेज कैसी कितनी है लॉ की, लॉजिकल रीजनिंग कैसी यूज़ की है, और व्यवहार कैसा है वकीलों के खिलाफ में। याद हो जाएंगे आपको पॉइंट्स ऐसे। और अब देखिए जजेस ने कहा कि ये सारे जैसे अभी डिस्कस किया, ये एग्जाम के बेस पे सिलेक्ट होते हैं। और यूएस में तो देखिए जैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, तो यूएस जैसे इलेक्शन तो डेफिनेटली इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एक दूसरा मुद्दा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठता है वो देख लीजिए। इवेल्युएशन का मतलब ये कतई ही नहीं है कि वहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंस खो जाए, यानी एक लेवल का वहाँ पे बैलेंस जरूर होना चाहिए इवेल्युएशन के बीच में और इंडिपेंडेंस के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। आगे कुछ सजेशंस आते हैं। देखिए ये इवेल्युएशन तो उनकी होनी चाहिए जजेस की, लेकिन ये जजेस को ही करना होगा, जुडिशरी को ही वो इवेल्युएशन करना होगा, अदरवाइज उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो खतरे में पड़ जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक प्रोसीजर अपनाया जो बहुत क्वालिटेटिव भी था और क्वालिटेटिव भी था, लेकिन वकीलों ने कहा कि देखिए अगर इस तरह का अगर कोई प्रोसीजर अपनाया जाएगा तो इससे तो जजेस पर एक प्रेशर बढ़ेगा, उन पर दबाव बढ़ेगा कि जल्दी से जल्दी केसेस को डिस्पोज किया जाए। और इससे क्या होगा, इससे नुकसान ज़्यादा होगा, इससे वो जल्दी से जल्दी केसेस को डिस्पोज करने में गलतियां ज़्यादा करेंगे और अच्छे से जस्टिस नहीं दिया जाएगा। तो ये बात है। तो यानी उन पर प्रेशर, जजेस पे प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। ये भी अच्छा पॉइंट है जो खिलाफ में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जजेस की जो इवेल्यूएशन होनी चाहिए। तो एक तो डेफिनेटली क्वालिटी से आएगी, और पेंडेंसी जो है अभी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है वो भी कम होएगी। तो इससे क्या एक होना चाहिए, जॉइंट कंसल्टेशन होनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में। स्टेक होल्डर्स के बीच में कौन कौन से, जैसे वकील, जज और सिविल सोसाइटी, एनजीओज और भी जो लॉ डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और एक गाइडलाइंस दी जानी चाहिए कि आप देखिए जल्द से जल्द सुलझाएं, किन दायरों के बीच में आपको सुलझाना है, ताकि इससे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी आए और एक अकाउंटेबिलिटी का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था। पेपर 2 में इसका क्वेश्चन बनता है साफ साफ, और क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही कि what is the current status, what are the current process we use to evaluate the judges and what are the suggestions। कुछ भी, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर।
तो दोबारा से एक जाने से पहले बताता हूँ कि आप प्लीज़ इस वेबसाइट पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके साथ कोई भी आगे से नोट्स शेयर करने हो, हैंड रिटन नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, तो आपकी ईमेल आईडी पर वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे वेबसाइट खोलेंगे तो साइड में आपको मिल जाएगा, और इस सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।